नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जनवरी 2023 इसका पार्ट 2 लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने और इस पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी के 15 तारीख के बाद से, यानी कि 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 1 जनवरी से 15 जनवरी को कवर किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिए, या फिर यहां पर मैं कार्ड छोड़ दूंगा, यहां पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। इसकी पीडीएफ और क्विज वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है एमजेटी ऐप पर, तो आप एमजेटी ऐप से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इन्होंने मार्ग नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। पीयूष गोयल ये केंद्रीय मंत्री हैं और देखिए आप, मार्ग पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। मार्ग का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। इसका फुल फॉर्म होता है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रिसाइलियंस एंड ग्रोथ। ठीक है, तो नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया है जिससे एमएसएमई को मेंटरशिप प्रोवाइड किया जा सके। अगला, यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया? तो यूएई क्योंकि दोस्तों कॉप 28 की इस बार मेजबानी करने जा रहा है, तो इस वजह से कॉप 28 के जो सम्मेलन होने वाला है उसका अध्यक्ष इसने बनाया है सुल्तान अल जाबिर को। आप रेफरेंस के लिए ये आर्टिकल देख पाएंगे, यूएई अपॉइंट्स अल जाबिर एज ए प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर कॉप 28। कॉप 28 में कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये 28वां इस बार का संस्करण है, तो जिसकी अध्यक्षता, जिसकी मेजबानी यूएई करेगा। कब से कब तक? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। कॉप 27 जो हुआ था, यानी पिछली बार वाला, वो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था और अभी ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पहले ही शिफ्ट में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया? तो केंद्र सरकार ने इसे शिलांग मेघालय में स्थापित किया है। ये भारत का पहला ऐसा उत्कृष्टता केंद्र होगा जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए होगा। ठीक है, आर्टिकल देखो आप, इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू कम अप शिलोंग बाय मार्च। तो मार्च में ये शुरू होगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए ये पहली बार हो रहा है। अगला, उड़ीसा में हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन किया गया। ये कब से कब तक आयोजित होगा? तो उड़ीसा में हॉकी विश्व कप दोस्तों चल ही रहा है। ये 13 जनवरी को शुरू हुआ और 29 जनवरी तक ये चलेगा। उड़ीसा में राउरकेला और भुवनेश्वर शहरों में ये आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों, दूसरा 2018 वाला जो हुआ था ना, पिछला वाला, वो भी मेजबानी उड़ीसा ने ही किया था। उसको जीता किसने था, ये आपसे पूछा जाएगा। तो 2018 वाला बेल्जियम जीता था। कौन जीता था? बेल्जियम की टीम जीती थी। और अभी 2023 वाला ये चल रहा है, 15वां संस्करण है। ठीक है, अच्छा, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम एक तैयार किया गया है, इसी में फाइनल मैच खेला जाएगा। ये राउरकेला में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ये। क्लियर? भारत अब तक हॉकी में 3 पदक ला चुका है और हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी कर चुका है। अगला, यूरोपियन यूनियन के पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया आर्कटिक स्वीडन में। यूरोपियन यूनियन ने अभी अपना मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल लॉन्च किया है इसे। ठीक है, चलो, तो अब यूरोपियन यूनियन जो होगा ये आर्कटिक स्वीडन में अपना सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल की वजह से लॉन्चिंग कर पाएगा। तो इसका एक और ये हो जाएगा। इसका उदाहरण किया स्वीडिश राजा कार्ल्स 16 गुस्ताफ ने। कार्ल्स 16 गुस्ताफ ये स्वीडिश राजा है। अगला, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कब से भारतीय गाड़ियों में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने की घोषणा की है? तो दोस्तों, गाड़ियों में अब 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल डाला जाएगा 1 अप्रैल 2023 के बाद से। तो जितनी भी गाड़ियां हैं अब 1 अप्रैल के बाद से उनमें जो पेट्रोल पड़ता है उसमें 20% एथेनॉल पड़ेगा और यही परसेंटेज आगे बढ़ा करके 25% कर दिया जाएगा 2040 तक। ये भी आप याद रखेंगे। तो कुछ चुनिंदा शहरों में ही अभी शुरू किया जाएगा, हालांकि उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगला देखते हैं, 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल जीत लिया है आर बॉनी गब्रियल ने। आर बॉनी गब्रियल जो हैं ये यूएसए की हैं। ये बीच वाली जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यही है ये आर बॉनी गब्रियल। ये हैं इस बार की मिस यूनिवर्स। वेनेजुएला की और डोमिनिक रिपब्लिक की ये फर्स्ट और सेकंड रनर अप रही थी। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, भारत की जो हरनाज संधू हैं उन्होंने इनको ताज पहनाया।
क्योंकि वो पिछली बार की विनर थी। तो 2021 का विनर अगर आपसे पूछा जाए तो हरनाज कौर संधू थी, क्योंकि वो भारतीय हैं तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनसे पूछा जा सकता है। तो उन्होंने इनको ताज पहनाया, ठीक है, मिस यूनिवर्स का। इस बार का 71वां था। भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था इस बार? दिविता राय, ठीक है। हालांकि वो टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाई। अगला, हाल ही में मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश के हैं? ये हैं इटली के। यहां पर आप देखोगे आर्टिकल, ये है मिशेल सेंटेलिया, इटालियन है, और इन्होंने मिरर टाइपिंग करके बुक्स बनाई हुई हैं, और एक दो नहीं, 81 से ज्यादा पुस्तकें इन्होंने लिख डाली हैं उल्टा टाइपिंग करके। मतलब आप मिरर में देखोगे तब आपको सीधा दिखाई देगा। तो मिरर टाइपिंग इन्होंने टाइप कर करके किताबें लिखी हैं, वो भी 81 पुस्तकों की, ठीक है। तो इन्होंने लगभग हर लैंग्वेज में और हर बड़ी किताबें जो हैं, हर बड़े महाकाव्य जो हैं, वो लिख डाले हैं, टाइप कर डाले हैं, और बहुत अलग अलग लैंग्वेज में भी इन्होंने टाइपिंग करी हुई है। अगला, हाल ही में आधुनिकता नियंत्रण पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों अभी ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। इसने एक यूनिक तरीके का भारत में पहला एक पॉलिसी, एक नीति लागू किया है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है। तो ये अभी राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके जीवन शैली में रोशनी लाने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसके तहत राइट टू साइट विजन इस नाम से एक कैंपेन भी चालू किया गया है। अगला, हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए एक नई परियोजना आरोग्य मैत्री की घोषणा की? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकासशील देशों के लिए आरोग्य मैत्री की शुरुआत की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत मेडिकल इक्विपमेंट जो है उनको उनकी सप्लाई की जाएगी डेवलपिंग नेशंस में, ठीक है। जो विकासशील देश हैं उनको मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे भारत की तरफ से। जब कोविड चल रहा था तब भारत ने वैक्सीन मैत्री शुरू किया था। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने 100 से ज्यादा देशों में भारत के बने जो वैक्सीन है उसको दिए थे। तमिलनाडु के किस जिले में जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु के मदुरई जिले में मुख्य रूप से जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल तब मनाया जाता है जब मकर संक्रांति होती है, तो उस अवसर पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू एक खेल है जिसमें बैल के ऊपर, बैल के कुबड़ पर बैठना होता है, और इसमें देखा जाता है कौन कितने ज्यादा समय तक बैल के ऊपर बैठ सकता है। यहाँ पर आप इमेजेस में देख पाओगे कि इसके ऊपर चढ़ करके बैठना होता है, ठीक है। आपको भी अगर खेलना है तो आप जा सकते हैं पोंगल खेलने के लिए तमिलनाडु में, और मकर संक्रांति के अवसर पर जाइएगा, उसी टाइम पर होता है ये। अगला, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में फिल्म आरआरआर ने किस कैटेगरी में पुरस्कार जीता? आरआरआर जो है इसने 2 और कैटेगरीज में अभी पुरस्कार जीता हुआ है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में। वैसे आपको बता दें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में इसने गोल्डन ग्लोब भी अभी जीता था। गोल्डन ग्लोब जीतने वाली एशिया की पहली ये फिल्म बनी थी, गोल्डन ग्लोब, ठीक है ना। तो ये इसने जीता, ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीता था केवल, और अभी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में इन दोनों कैटेगरी में ये जीत गया है। इसके अलावा जो राजा मौली हैं, आर राजा मौली, ये क्या किए हैं? ये जीते हुए हैं अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। तो ये भी आप याद रखेंगे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। क्लियर? अगला, किस राज्य का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? ये केरल का बना है। केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है ये भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना, मतलब उसके जितने भी नागरिक हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी तरीके से अवेयर हैं। अच्छा, केरल अलावा इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आया हुआ है टॉप पर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। जैसे पूर्णतया डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य पूछा जाए तो केरल बताएंगे आप। पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला पूछा जाए तो वो केरल का ही त्रिशूर जिला है। पूरी तरीके से डिजिटलीकृत गांव पूछा जाए तो पोलमपारा ग्राम पंचायत ये भी केरल का है। खुद की पहली इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करने वाला राज्य ये भी केरल है। 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला राज्य ये भी केरल है, ठीक है। तो केरल से इतने क्वेश्चन आप और ध्यान रखेंगे। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश से संबंध रखने वाले आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी हाल ही में अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। ये पाकिस्तान से संबंधित है, पाकिस्तान में एक्टिव भी रहता है, और वहां पर इसे किया गया। हाफिज सईद का ये ब्रदर इन लॉ माना जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो ये लश्कर तैयबा से अलग हुआ, 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है, ठीक है। तो मक्की
आतंकवादी इसे अमेरिका पहले ही घोषित कर दिया था, अब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने भी घोषित कर दिया है। अगला, किस कंपनी ने 5 साल के लिए महिला आईपीएल का मीडिया अधिकार खरीदा? तो 5 सालों के लिए मीडिया राइट्स खरीद लिया है वायकॉम 18 ने महिला आईपीएल के लिए। विमेंस आईपीएल अब होने जा रहा है, विमेंस आईपीएल होगा, ठीक है, जैसे मेंस का आईपीएल होता था ऐसे ही विमेंस का आईपीएल होगा। तो अगले 5 सालों के लिए 951 करोड़ में वायकॉम 18 ने इसका मीडिया राइट खरीद लिया है, यानी मैच का जो प्रसारण है वो यही करवाएगा, ठीक है। चलो, तो 25 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। अच्छा, रेलवे लोको पायलट का दोस्तों कंप्लीट बैच आ चुका है और शताब्दी बैच है इसका नाम, और इस बैच के तहत पूरा का पूरा CBT 1 आपका क्लियर करवाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अभी के लिए। अभी के लिए अगर ज्वाइन करते हो तो आपको एक बुक भी दी जा रही है, 2022 की करंट अफेयर की ब्रह्मास्त्र जो बुक है वो बिल्कुल फ्री में दी जा रही है इस बैच वालों को। तो अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को शामिल किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नील कुरंजी पौधे को इसको संरक्षित फूलों की सूची में शामिल किया है। ये बेसिकली केरल में ज्यादा पाए जाते हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में ज्यादा पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में, इसी वजह से इसे नील कुरुंजी कहते हैं। वैसे केरल में जाओगे तो आपको कुरुंजी ही कहते हुए मिलेंगे लोग, लेकिन नील कुरुंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। खास बात इसकी एक और है कि ये 12 साल के बाद ये पुष्प खिलता है, इसको खिला हुआ देखने के लिए 12 सालों का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसे अब संरक्षित पौधों की सूची में डाल दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में गेम खेलने के मामले में शीर्ष पर राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेला गया, अभी एक रिपोर्ट ये बता रही है। ऑनलाइन गेम की बात हो रही थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश देखो टॉप अमंग डेस्टिनेशंस, देखो उत्तर प्रदेश ना बड़े बड़े जिलों को पीछे किया है इसमें, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सबको पीछे कर करके टॉप पर पहुंचा है। इसके अलावा शिलांग मेघालय में अभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा यहाँ पर। अगला, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, यानी डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया दोस्तों पंकज कुमार सिंह जी को। ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इससे पहले बीएसएफ के, ठीक है, लेकिन अब पंकज कुमार सिंह को डिप्टी एनएसए यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया। वैसे एनएसए कौन है, क्या आपको पता है? अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल कौन है? डोभाल ये कौन है? एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे ये डिप्टी एनएसए, ठीक। अगला देखते हैं, भारत और किस देश के बीच सैन्याभ्यास चक्रवात 1 आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच, इजिप्ट के बीच विशेष बलों का पहला अभ्यास हुआ है और ये है चक्रवात 1 या कहें साइक्लोन 1, ठीक है। तो भारत और मिस्र के बीच राजनयिक के 75 साल भी पूरे हुए हैं। मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी अभी G20 में भारत ने इनवाइट किया है, क्योंकि भारत ही G20 की मेजबानी कर रहा है। और मिस्र के ही जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी, ये दोस्तों अभी 26 जनवरी को ये भारत के अतिथि हैं, ठीक है, गणतंत्र दिवस के अतिथि रहे हैं, ठीक है। और 2020 वाले में जायर बोल्सोनारो थे, 2020 वाले में, 2021-22 में कोई नहीं आया, 2023 वाले में अब मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक। अगला, तो उदयपुर राजस्थान में वो आयोजित किया गया था। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता दोस्तों विक्टर एक्सेलसेन ने। ये हैं डेनमार्क के और इन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है पुरुष एकल का, ठीक है, यानी कि मेंस सिंगल का। किसमें? मलेशिया ओपन में। तो कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। इन्होंने कोडोई नरोका को हरा करके लगातार दूसरी बार जीता है ये टूर्नामेंट। ये ओलंपिक चैंपियन भी हैं, 2 बार के विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। विमेन सिंगल किसने जीता? जापान की अकाने यामागुची ने जीता है। किसने? अकाने यामागुची ने। अगला, हाल ही में किस राज्य ने कांटी वेलगु पहल लॉन्च की? तो कांटी वेलगु पहल लॉन्च किया है दोस्तों तेलंगाना ने। तेलंगाना की है ये, यहाँ पर आप देख पाओगे तेलंगाना टुडे का ये आर्टिकल है। कांती वेलगु सेकंड फेज टू बी लॉन्च्ड ऑन जनवरी 18। कांती वेलगु एक्चुअली में ना ये फ्री आई चेकअप है, इसमें आंखों की जांच मुफ्त में की जा रही है और ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा कि समझ लो कि दुनिया की सबसे बड़ी आंख की जांचों की में से एक इसे माना जाता है। पिछली बार हुआ था 2018 में, तो 827 स्वास्थ्य की टीमों के द्वारा 8 महीनों के लिए आयोजित किया गया था और इस बार ये दूसरा चरण है, ठीक है। 100 दिनों तक चलेगा
आंखों की मुफ्त में जांच की जाएगी और इस बार 1500 मेडिकल टीमें हैं। तो कांटी वेलुगु पहल शुरू हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा ये आंखों की जांच का कार्यक्रम है तेलंगाना में। अगला, ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो दोस्तों सबसे वैल्यूएबल ब्रांड अब बन गया है अमेजन। अमेजन ने एप्पल को पीछे कर दिया है। ग्लोबल 500 की 2023 की रिपोर्ट आई हुई है। अच्छा, भारत की टॉप 100 में केवल इकलौता ब्रांड है, कौन सा? टाटा, जो इसमें शामिल है। टॉप 100 में केवल इकलौता भारतीय ब्रांड टाटा शामिल है। ठीक है, टॉप पर अमेजन है, सेकंड पर एप्पल है, गूगल है, उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर उसके बाद वॉलमार्ट, ये वगैरह है। भारत का जो टाटा ग्रुप है ये 69वें स्थान पर है। अगला, हाल ही में पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? वो बन गया जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड पे शिफ्ट हो गए, यानी जितने भी कार्य होंगे यहाँ पर, जो भी गवर्नमेंट काम होंगे, सब के सब डिजिटल होंगे, ई गवर्नेंस तरीके से होंगे। ओके, तो ऐसा करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया? तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बताया है साउथ एशिया का सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी। यहां पर आप आर्टिकल देखोगे, पाकिस्तान इज द साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है। कारण ये है कि इसको एक तो कोई लोन नहीं दे रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इसकी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है 1.7%, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ है, ये 1.1 बिलियन डॉलर का लोन देने जा रही थी, लेकिन इसने भी ये मना कर दिया देने से। इसने कहा कि पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाओ, या तो तब आप मेरा पैसा लौटा पाओगे, और तभी वजह है कि मैं आपको दूंगा, नहीं तो जब तक हमें मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी तब तक मैं नहीं दूंगा। और देखो, शहबाज शरीफ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस बात से मुकर गए, क्योंकि उनको लड़ना है चुनाव, और इसी साल है चुनाव। ऐसे में डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ा देंगे तभी चुनाव हार जाएंगे। ठीक, अगला, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल ने अभी हाल ही में डबल सेंचुरी लगाई है, और ये लगाई हुई है इन्होंने सबसे कम उम्र में, इस वजह से बन गए हैं सबसे युवा खिलाड़ी। ठीक है, इन्होंने 19 चौके 9 छक्के की मदद से 208 रन बनाए। साथ ही साथ में ये वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन भी अपना कंप्लीट कर लिए हैं, और ये भी करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। देखो, दुनिया में अब तक केवल 10 बार डबल सेंचुरी लगी है, और 10 बार में 7 बार तो भारतीयों ने लगाया हुआ है, और उस 7 बार में 5 ही भारतीयों ने लगाया हुआ है। रोहित शर्मा भाई साहब हैं जो 3 बार लगा चुके हैं डबल सेंचुरी। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले ईशान किशन ने भी लगाया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। वैसे ईशान किशन के अलावा कौन कौन? सहवाग लगा चुके हैं, सचिन लगा चुके हैं, ईशान किशन, इसके अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल। ठीक, अच्छा, स्टैटिक जीके की ई बुक आ चुकी है, ये हिंदी में भी आ गई है, इंग्लिश में भी आ गई है। जिनको इंग्लिश में लेना है वो इंग्लिश की ई बुक ले सकते हैं, जिनको हिंदी में लेना है हिंदी ले सकते हैं। यकीन मानो दोस्त, इस एक ई बुक से आपका स्टैटिक जीके इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन आप छोड़ोगे नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, क्या स्टैटिक जीके का भी नाम का कोई सब्जेक्ट होता है क्या? लेकिन जब वो पेपर देने बैठते हैं सोचते हैं, यार ये तो हमारी बुक में था ही नहीं, इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या इसको भी पढ़ना था? बिल्कुल, आपको ये पढ़ना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा पुस्तकें कौन सी लिखी जाती हैं। आपको ये पढ़ना चाहिए कि वाद्य यंत्र और शास्त्रीय लोकगीत कौन, लोक नृत्य प्रमुख कलाकार कौन है, खेलों संबंधित शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं, खिलाड़ियों की आत्मकथाएं पूछी जा सकती हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, महापुरुषों के रिलेटेड जो दिवस मनाए जाते हैं वो पूछा जा सकता है, महापुरुषों के उपनाम, समाधि स्थल, नोटों पर छपी आकृतियां बहुत पूछी जाती हैं, नदी घाटी परियोजनाएं पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप इस एक ई बुक में पा जाओगे। और वैसे अगर ढूंढते रह जाओगे ना, सारा कंटेंट एक जगह नहीं मिल सकता आपको, बहुत किताबें लगेंगी। तो ये सारा कंपाइलेशन आपके लिए लाया गया हो, और बहुत ही कम मात्र में दाम में, तो आप इसको आप ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एमजीटी ऐप का, वहां से जाकर ले सकते हो। पीएम मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में रही? दोस्तों, पीएम मोदी पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री अभी बनाई हुई है, जो डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों से रिलेटेड है, और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। तो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि 2002 के जो गोधरा कांड हुए थे गुजरात में, उसमें उस टाइम के तत्कालीन सीएम रहे नरेंद्र मोदी का हाथ है, और इसको लेकर के ये विवाद हो गया, और विदेश मंत्रालय ने पूरी तरीके से इसको तुरंत ही बैन कर दिया। इसके अलावा भारत का जो आईटी मिनिस्ट्री है, उसने ये अगर ये मूवी कहीं पर भी कोई पोस्ट कर रहा है, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, उन सब जगह से उसको ब्लॉक करवा दिया गया। ठीक है, ऐसा क्या था इसमें? ऐसा इसमें ये था कि इसमें सीधे सीधे वहां की सरकार का हाथ था, ऐसा हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने का।
अगर ऐसा होता तो भारत में फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करके विवाद होना शुरू हो जाता। तो इसको बैन करा दिया गया डॉक्यूमेंट्री। अब देखो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही भारत के जो प्राइम मिनिस्टर इनको क्लीन चिट दे दी थी, तो अब ये जाकर के क्यों लॉन्च कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। इस वजह से बीबीसी के इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, और एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। उस टाइम के एक पत्रकार ने पीएम मोदी का लिया था इंटरव्यू, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी कि यू ब्रिटिशर्स शुड नॉट टीच अस ह्यूमन राइट्स। तो ये बहुत बड़ी लाइन है, मतलब वो ब्रिटेन वाले जो भारत पर 300 सालों तक राज किए और 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, वो बता रहे हैं कि भारत में ह्यूमन राइट क्या होगा। आगे, किस राज्य सरकार ने लड़कियों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी? तो इसको दिया है केरल ने। केरल सरकार ना लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल और मैटरनिटी लीव के लिए छुट्टी देने की घोषणा करी हुई है। ठीक है, तो ये देश में पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य ने उच्च शिक्षा विभाग में, यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सभी 18 साल से अधिक उम्र की लड़कियों और छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी? तो अरुणा मिलर थी दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की थी, और ये अमेरिका में एक है मैरीलैंड राज्य, वहां की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी बन गई हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इकोनॉमिक टाइम का, अरुणा मिलर बिकम मैरीलैंड फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये मैरीलैंड राज्य की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला, हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया दोस्तों भोपाल में, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है, तो ये भोपाल में आयोजित किया गया 21 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, जनवरी महीने में। इस बार की थीम रखी गई थी मूविंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भोपाल में मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला, हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाबेन शोभक चंद शाह का निधन हो गया? तो दोस्तों, प्रभाबेन शोभक चंद शाह जी ये पद्मश्री से सम्मानित थी, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये बहुत ही फेमस सामाजिक कार्यकर्ता थी, और ये दमन दीव दादरा नागर हवेली में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनको वहां पर प्यार से दमन की दिव्या कहा जाता था। ठीक है, तो 2022 में इनको पद्मश्री मिला था अभी, और इनका अभी निधन हो गया है 92 साल की उम्र में। क्लियर? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अब नए प्रधानमंत्री आने वाले टाइम पे बनेंगे। क्यों? क्योंकि जेसिंडा अर्डर्न ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। यहां पर आप देखोगे ये है क्रिस हिपकिंस, और इज सेट टू बिकम न्यूजीलैंड से नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जेसिंडा अर्डर्न ने इस्तीफा दे दिया है। 7 फरवरी को अपना इस्तीफा सौंप देंगी, मतलब इनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा और ये अपना पद छोड़ देंगी। ठीक है, और जेसिंडा अर्डर्न जब बनी थी तब दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी, सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री कहेंगे, ज्यादा सही रहेगा। फिलहाल न्यूजीलैंड के ये लेबर पार्टी से हैं, और जेसिंडा अर्डर्न की जगह लेंगे हिपकिंस। ठीक, अगला, हरीश दामोदरन को किस बुक के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो हरीश दामोदरन को दोस्तों अभी ब्रोक टू ब्रेक थ्रू नाम की पुस्तक के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस के ये रूरल अफेयर्स एडिटर रहे हैं हरीश दामोदरन, और इंडियन एक्सप्रेस ने ही ये अखबार भी छापा है, ये मतलब लेख भी छापा हुआ है, आर्टिकल जिसे कहते हैं। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज इन्होंने जीत लिया, इनकी ये पुस्तक का नाम है। ठीक, अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस भार ओएस विकसित किया? देखो, जैसे आप विंडोज यूज करते हो, ठीक है, लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स यूज करते हो, ठीक है, सीएसआईटी वाले लाइनक्स यूनिक्स जानते होंगे अच्छे से। इसके अलावा जैसे आप आईओएस यूज करते हो, आईओएस आईफोन वाले जानते होंगे बेहतर तरीके से। जैसे आप एंड्रॉइड यूज करते हो, एंड्रॉइड आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये सभी क्या है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि आपका सिस्टम को जो ऑपरेट करता हो वो प्रोग्राम, वो लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही भारत ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, क्योंकि ये सभी के सभी ना विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सुना होगा आपने कलर ओएस, ठीक है, जो ओप्पो वीवो वाले होते हैं, चाइना वाले, तो कलर ओएस भी है। तो ये सभी विदेशी थी, लेकिन अब भारत ने अपना भार ओएस नाम से एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, और भारत के किस संस्थान ने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने।
यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है भार ओएस आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड फर्म डेवलप इंडिजीनियस मोबाइल ओएस। ठीक है, भारत का स्वदेशी है। ठीक, 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स इसके टारगेट होंगे क्योंकि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल के यूजर्स हैं। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत है दोस्तों चौथे स्थान पर। पहले पर कौन है? अमेरिका है ग्लोबल फायर पावर के मामले में। ठीक है, दूसरे पर कौन है? यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। चौथे स्थान पर है 145 में से, और टॉप 5 में आ जाता है वर्ल्ड पावर में। तो दूसरे की बात कर रहे थे हम लोग, दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर अपना प्यारा भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये देखता है कि जमीन में या कहें कि थल सेना, समुद्री सेना, वायु सेना, इन सब में आपकी डिफेंस पावर कितनी है इसको देख करके। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये टॉप पर है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? तो नीलमणि फुकन दोस्तों बहुत बार आपको याद करवाया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे ये। और जैसे कि मैंने आपको याद करवाया था कि फूंको और मौज करो करके, ठीक है, नीलमणि फुकन और दामोदर माउजो दोनों का नाम याद करवाया था मैंने ना ज्ञानपीठ का 2020-21 के लिए। तो नीलमणि फुकन जो पाए हुए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनका निधन हो चुका है। ये रहे नीलमणि फुकन जी, ये ज्ञानपीठ अवार्ड जीत चुके थे, असम के बहुत ही फेमस ये पोएट थे। इनका भी निधन हुआ है। इनको 1990 में पद्मश्री भी मिल चुका था और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित थे। 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिल चुका था। क्लियर? अगला, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो इस बार के गणतंत्र दिवस के दोस्तों मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतह अल सीसी। ये मिस्र के प्रेसिडेंट थे, मिस्र के प्रेसिडेंट हैं एक्चुअली में। तो ये आए थे भारत के गणतंत्र दिवस पर एज ए चीफ गेस्ट। पिछली बार कोई नहीं आया, उसके पिछली बार भी कोई नहीं आया, उसके पिछली बार यानी कि 2020 में अगर बात करें तो आए थे जायर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और 2 बार से कोई नहीं आया ड्यू टू कोविड-19, डर रहे थे सब। और लेकिन इस बार आए हैं कौन? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ठीक, आगे, कहां पर देश में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन पूछा जाए तो आप बताएंगे पुणे में, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ठीक, चलो फिर से रिवाइज करते हैं, मेट्रो आया है तो सबसे, चलो बताओ, भारत में सबसे पहला मेट्रो कहां शुरू हुआ? कोलकाता मेट्रो। भारत में ड्राइवरलेस मेट्रो कहां शुरू हुआ? दिल्ली मेट्रो। भारत में अंडर वाटर मेट्रो कहां शुरू होगा 2023 के लास्ट तक में? तो वो कोलकाता मेट्रो में होगा। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज से सैनिटाइज करने वाला पहला मेट्रो? तो आप बताएंगे लखनऊ मेट्रो। क्यूआर कोड टिकटिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला मेट्रो? कानपुर मेट्रो। ठीक है, वाटर मेट्रो सुविधा वाला पहला सिटी कहेंगे, शहर कहेंगे, तो कोच्चि है वो। ठीक है, चलो ये सभी क्वेश्चन आप मेट्रो से याद रखेंगे। तो पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाया गया है कंट्री का। इससे पहले अभी तक का कौन था? दिल्ली का हौज खास रेलवे स्टेशन सबसे गहराई में स्थित रेलवे स्टेशन था। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी 24 जनवरी 2023 को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया? तो यूनेस्को ने दोस्तों इस बार का जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था 24 जनवरी 2023 को जो मनाया जाता है, वो अफगानिस्तान में जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनको डेडिकेट किया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान में ना लड़कियों और महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं है। आप जानते हो वहां पर तालिबान शासन चल रहा है। वैसे में यूनेस्को ने डेडिकेट किया सभी का, जिससे नजर उस पर पड़े, वहां की लड़कियों पर पड़े। ठीक है, जहां पर 80% से ज्यादा स्कूली उम्र की जो अफगान लड़कियां और युवा महिलाएं हैं वो अभी स्कूल से वंचित हैं। यूनेस्को के बारे में अगर बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई थी। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? चलिए यहां पर भी चीजें लिखी हुई हैं, इसको भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में इंडिया पोस्ट ने पार्सल को डिलीवर करने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की? तो दोस्तों तरंग मेल सेवा शुरू हुई है गुजरात में। अब होगा क्या, जैसे कि गुजरात आप देखते हो मैप में ना, तो वो समुद्री तटीय पर पड़ता है। ठीक है, अब वहां से महाराष्ट्र तक ना ये समुद्र तरंग मेल सेवा के माध्यम से डाक टिकट जो हैं वो समुद्री रास्तों से पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो तरंग मेल सर्विस ये होगा, इंडिया पोस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। कहां पर? गुजरात में। तो गुजरात और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मुंबई, इन सबके बीच में डाक टिकट पहुंचाए जाएंगे। अगला, किस महापुरुष की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर।
ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार दोस्तों इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति होती है उसको हटा करके उसको नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट किया गया था और इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया था। ठीक है, तो अब इंडिया गेट पर कौन है, सुभाष बाबू। क्लियर। चलिए, तो फिलहाल इनके बारे में ये डिटेल रही। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 39 में दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन इन्होंने इस बार इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अंतिम बार उन्हें 1945 में ताइवान के ताइपे एयरपोर्ट पर ऑफिशियल रूप से देखा गया। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के चराई देव मैदान को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया? तो असम के चराई देव मैदान को विश्व विरासत के रूप में नामित करने का सेंटर ने फैसला लिया है। सेंटर बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो यहां पर भी आर्टिकल है और ये चराई देव मैदान है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हो सकता है ये ऐड हो जाए क्योंकि सेंटर ने इधर अप्रूव कर दिया है। तो जब सेंटर की तरफ से अप्रूवल मिल गया है तो हो सकता है ये 41वां बन जाए यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, अभी भारत में कितने हैं, 40 है। 39वां कौन सा था, राबाप्पा मंदिर। 40वां कौन सा था, धौलावीरा वाला। ठीक है, इन दोनों को 2021 में चुना गया था। भारत के इतने हैं अभी। ठीक है, तो फिलहाल सांस्कृतिक श्रेणी में इसे ऐड किया जाएगा, चरावी देवी मैदान को। ठीक है, जो कि कहां पर है, असम में है। अहोम साम्राज्य का ये विरासत स्थल माना जाता है। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 ऐसे गुमनाम जिसकी कोई अभी तक नाम नहीं है, उन द्वीपों का नाम जो हमारे परमवीर चक्र विजेता रहे हैं उनके नाम पर, उन वीरों के नाम पर रख दिया है। जैसे कि आप देख पाओगे आर्टिकल में, अब्दुल हमीद द्वीप, शैतान सिंह द्वीप, योगेंद्र द्वीप, ठीक है, संजय द्वीप, ऐसे ही वहां पर भी नाम रख दिए गए हैं। क्लियर है, बाकी के द्वीप टोटल 21 अंडमान निकोबार के द्वीप आइलैंड जो हैं इनके नाम रखे गए हैं। यहाँ पर भी मैंने लिस्ट दे दी है, जिनको इंटरेस्ट है वो रीड आउट कर सकते हैं, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और हुआ था, 2018 में भी पीएम मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदला था। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा था, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया था। तो इसमें बेसिकली नाम बदले गए थे, लेकिन यहाँ पर नाम रखे गए हैं। रखा जाना और बदले जाने में अंतर होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। चलो, तो ये तो क्वेश्चन बना था, बहुत सब झोर झोर करके पूछे थे हर एक एग्जाम में। ठीक है, कि किस द्वीप का नाम क्या रखा गया, तो इसको तो आप याद ही रख लो। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड का विमोचन किया गया? तो कोचिंग बियॉन्ड जो बुक है इसको लिखा है आर श्रीधर और आर कौशिक ने मिलकर के। इसका भी विमोचन किया गया है। ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कोचिंग बियॉन्ड बेसिकली ये आर श्रीधर की पुस्तक है। आर श्रीधर दोस्तों भारत के बॉलिंग कोच रह चुके हैं और इन्होंने जो कोचिंग दी थी, जो इनका 7 सालों का कोचिंग का एक्सपीरियंस था, वो इसमें इन्होंने लिखवाया है। किससे लिखवाया है? आर कौशिक से। आर कौशिक बहुत ही एक्सपर्ट हैं किताबें लिखने में और ये स्पोर्ट पर्सन की किताबें लिखते हैं। जैसे वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड भी इन्होंने ही लिखी थी। गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा रेस्ट एंड अश्योर्ड इन्होंने लिखा था और अब यहाँ कोचिंग बियॉन्ड भी लिखे हैं। क्लियर। वैसे मैं क्विकली अगर रिवाइज करवाना चाहूँ, ए टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह ने लिखा है, बिलीव नाम की पुस्तक सुरेश रैना की है, और इसके बाद ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये सौरभ गांगुली की पुस्तक है। इसके बाद फिर प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ठीक है, ये सभी पुस्तकें यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ पुस्तकें हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था इस महीने में, जो आई हुई थी चर्चे में, उनका रिवीजन कर लेते हैं। कम लेट्स रन ये कृष्णमचारी श्रीकांत ने पुस्तक लिखी। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी ये शुभ्रा गुप्ता की पुस्तक आई। स्पेयर जे.आर. मोहरिंगर ने पुस्तक लिखी, प्रिंस हैरी पर लिखी गई है। जादूनामा पुस्तक अरविंद मंडलोई ने लिखी, ये जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक है। अनजान साक्षी प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा। रोलर कोस्टर ये तमाल बंदोपाध्याय की पुस्तक थी। अंबेडकर ए लाइफ ये पुस्तक शशि थरूर ने लिखी। रिवोल्यूशनरीज संजीव सान्याल की पुस्तक है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 इसका विमोचन रंजन गोगोई ने किया। फोर्क्स इन द रोड इसको सी रंगराजन ने लिखा। इतने पुस्तकें अभी चर्चे में आई थी जनवरी महीने में, इनको भी आप याद रखेंगे। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 11 ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू कन्फ्योर नेशनल अवार्ड 11 जनरल ऑन जनवरी 23। देखो बहुत सारे अवार्ड्स अभी घोषणाएं हुई हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत सारे पुरस्कार, या जैसे कि कहें कि पद्म पुरस्कार हुआ,
वीरता पुरस्कार हुआ, उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। उनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जो पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं ना, उनको ट्रिक से याद करवा दिया है, और वो ट्रिक देखने के बाद आप कभी भूलोगे ही नहीं इस बार वाला। तो आप लोग वो ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको कार्ड भी छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये हुआ प्रधानमंत्री शक्ति पुरस्कार से कहते हैं। अगला, किस राज्य ने 21 जनवरी 2023 को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? तो 21 जनवरी को दोस्तों 1972 में 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों राज्य जो हैं पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम 1971 के तहत 1972 में ये आकर के भारत के अलग अलग से स्वतंत्र राज्य बने थे, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा सेलिब्रेट 51st स्टेटहुड डे, ठीक है ना। तो ये पुनर्गठन अधिनियम हुआ था 1971 वाला 1972 में जाकर के, ठीक है ना। 1971 ये एक्ट का नाम था, अधिनियम का नाम था। तो ये तीन राज्य जुड़े थे और 21 जनवरी 2023 को ये लोग 51वां अपना स्थापना दिवस मनाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा? तो दोस्तों 2025 तक हिमाचल प्रदेश बन जाएगा ग्रीन स्टेट, ये घोषणा करी हुई है वहां के जो सीएम हैं उन्होंने। उनके सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अभी नए नए बनकर के आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की है, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि हिमाचल प्रदेश 2025 तक ग्रीन स्टेट बन जाएगा। इसके लिए 2023 से 24 के दौरान 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ मिलकर के 200 मेगावाट की और क्षमता वाली परियोजनाएं, ये सभी स्थापित की जाएंगी, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इन सबको मिला करके यानी जो भी एनर्जी होगी वो ग्रीन एनर्जी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी। तो टोटल ओवरऑल 2025 तक हिमाचल प्रदेश बन जाएगा, ठीक। याद रखना है 2070 तक पूरे भारत का लक्ष्य है कि कार्बन फ्री या जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाए भारत। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 24 जनवरी को, जब हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे होते हैं उसी दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। आपको पता होगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय भी यहीं से लिंक कर लो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है ना, ये भी लिंक कर लो। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। अगला, किस राज्य का अस्का थाना क्षेत्र देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना? तो दोस्तों ओडिशा का अस्का थाना क्षेत्र ये देश का नंबर 1 थाना बना हुआ है। इसको अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने सम्मानित किया है, अवार्ड दिया हुआ है। अभी एक लिस्ट आई जिसमें परफॉर्मेंस के अनुसार देखा गया, लिस्ट किया गया और उसमें टॉप 3 के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके लिए। अस्का थाना क्षेत्र ये टॉप पर रहा, उड़ीसा के गंजम जिले में है। उड़ीसा के गंजम जिले में ही एक और पुलिस स्टेशन है गंगापुर पुलिस स्टेशन, ये दूसरे स्थान पर रहा। और उत्तराखंड का चंपावत जिला ये इसमें बनवासा थाना जो था ये तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। तो इनको सम्मानित किया गया है। अगला, आईसीसी ने 2022 की सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला टी20 टीम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया? तो सबसे आईसीसी ने 2022 की बेस्ट पुरुष और महिला वनडे टीम जारी की। इसमें टोटल 7 खिलाड़ी भारतीय शामिल हुए, जिसमें 3 तो हैं ये मेंस खिलाड़ी, ठीक है। मेंस वाली जो टीम बनी उसमें 3 खिलाड़ी रहे और विमेन वाली जो टीम बनी उसमें 4 भारतीय खिलाड़ी रहे शामिल। यहां पर मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा दे रहा हूं, ये रहा आईसीसी की मेन टी20 इंटरनेशनल टीम 2022 के लिए, ठीक है, टीम ऑफ द ईयर। तो आईसीसी क्या करता है, प्रत्येक वर्ष टीम ऑफ द ईयर जारी करता है। तो उसमें 2022 का जो जारी किया पुरुष का, उसमें देखो 3 भारतीय आपको नजर आएंगे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और एक और नजर आएंगे, क्या, कौन, हार्दिक पांड्या, ये 3 आ गए। और विमेंस की जो टी20 इंटरनेशनल टीम आई उसमें कौन कौन भारतीय हैं, स्मृति मंधाना देखो ओपनर के रूप में, इसके अलावा दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेट कीपर, इसके अलावा रेणुका सिंह, ये 4 नाम आपको मिल जाएंगे भारतीय। क्लियर बिल्कुल। कैप्टन किससे बनाया गया है, सोफिया डिवाइन को महिलाओं में, और पुरुषों में बनाया गया है बटलर को, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगला, भारत में पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन दोस्तों असम में किया जाएगा, असम में गुवाहाटी में। ये फरवरी में आयोजित होगा, ठीक है। कब होगा? फरवरी में, यानी कि अगले महीने ये आयोजित होगा गुवाहाटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, पूछा जा सकता है आपसे।
यहाँ पर आप देख पाओगे U20। देखो अब G20 की अध्यक्षता भारत कर ही रहा है, इसी की तर्ज पर पहली बार Y20 किया जा रहा है। Y20 बोले तो यूथ 20। ठीक, तो असम के गुवाहाटी में होगा, 5 विषयों पर काम होगा, जिसमें क्लाइमेट चेंजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, पीस निर्माण में, पीस बिल्डिंग में, ठीक है, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक और हेल्थ, भलाई, युवा खेल, ठीक है, इन सब पर केंद्रित होगा ये। तो 6 से 8 फरवरी को आयोजित होगा। अगला, किस राज्य के मोनपा जनजाति द्वारा तुरग्या उत्सव मनाया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आजकल ना थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। पहले पूछा जाता था तुरग्या उत्सव कहाँ मनाया जाता है, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, या पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है। अब क्या पूछा जाता है? तुरग्या महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, लोसर किस समुदाय के लोग मनाते हैं, पोंगल के दिन कौन सा खेल आयोजित होता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक लेवल और बढ़ा दो उस लेवल के। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा एक लेवल और अंदर डीप जा करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एडवांस होना होगा, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ और एक्सप्लेनेशन ज्यादा से ज्यादा देने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान दिया करो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग तुरग्या उत्सव की। तो तुरग्या महोत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन किस जनजाति के द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज की एग्जाम अगर दे रहे हो तो थोड़ा सा और डीप जाना है। डीप क्या जाना है? उसमें पूछा जाएगा कौन सा नृत्य होता है, तो आपको बताना है चाम नृत्य होता है। ठीक है, चाम नृत्य जो होता है वो बहुत चर्चे का केंद्र होता है। वहां पर योद्धा अर्पू के रूप में वहां पर लामाओं के द्वारा मठ में मनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और, किस मठ में ये आयोजित किया जाता है? मुख्यतः तवांग मठ में आयोजित किया जाता है। तो अभी 20 से 22 जनवरी 3 दिवसीय ये हुआ महोत्सव। क्लियर? ऐसे ही अगर आप महोत्सव, मेले और सब कुछ अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप जो ब्रह्मास्त्र बुक आई थी उसका तो अब मतलब बुक वाला वर्जन बहुत कम ही बचा होगा। अगर आप ई बुक उसका ले लेते हो तब भी काम कर जाएगा। ठीक है, ई बुक संस्करण आप प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप से। इसके अलावा आपको आरआरबी एएलपी बैच के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन बैच लॉन्च हो चुका है, इसकी वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही प्रेस्टिजियस वैकेंसी होती है, अच्छी वैकेंसी होती है। और पिछले बार जो हुआ था तो आपके जान पहचान के कोई ना कोई जरूर हुए होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी थी जो क्लियर हुई। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए बैच लाया गया है, शताब्दी बैच। इस शताब्दी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये उपस्थित है एमजेटी ऐप पर। जाइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो ज्यादा डिले मत कीजिए, अभी आप लोग एक्शन लीजिए, अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वैकेंसी आने के बाद ज्यादा समय मिलेगा नहीं आपको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? 25 जनवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। तो ये दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं, तो ए और बी बोथ आर करेक्ट। चलो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले नेशनल वोटर्स डे, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी को ही 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तो चुनाव आयोग की हम लोग एनिवर्सरी कह सकते हैं। इसकी दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2011 से हुई। हालांकि थीम इस बार रखा गया है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अगर हम लोग चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 के बारे में, जिसमें चुनाव आयोग का गठन 324 में कहा गया है। 324 में बताया गया है कि भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट का कोई दबाव प्रेशर नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, और चुनाव आयुक्त इनकी सहायता के लिए दो हैं, कौन कौन? अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण कुमार गोयल जी। अगला देखते हैं अब, टूरिज्म डे। टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे दोस्तों मनाया जाता है कब? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछा जाए तो आप बताएंगे 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी थीम क्या है? रूरल एंड कम्युनिटी फोकस्ड टूरिज्म, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, इस बार की ये थीम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट जो है इसका उद्घाटन किया गया है नॉर्थ इंडिया में। तो चंडीगढ़ में, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस का, चंडीगढ़ गेट नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो 11.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है, 2000 किलोवाट पावर का ये इसका क्षमता वाला होगा। इसका उद्घाटन बनवारी लाल पुरोहित जी ने किया है, जो कि पंजाब के गवर्नर है और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगला, ऑरेंज फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? ये मनाया गया नागालैंड में, ऑरेंज फेस्टिवल। देखो ऑरेंज को ना आप संतरा महोत्सव मत कहिएगा, ठीक है ना, संतरा महोत्सव मत कहिएगा, रिक्वेस्ट है।
आप बोलोगे ये क्यों कह रहे सर, वही तो है, ऑरेंज मतलब संतरा, फेस्टिवल मतलब महोत्सव। नहीं, देखो नाम अलग अलग है। ऑरेंज फेस्टिवल के नाम से अगर मनाया जाएगा तो आप नागालैंड बता देंगे, संतरा महोत्सव अगर आएगा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मणिपुर। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में संतरा महोत्सव मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो है इंग्लिश, ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी वाला पूछा जाएगा तो नागालैंड बताना है। अगला, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है। देखो मैं हर एक क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पर रेफरेंस देता हूं, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो एक ऑथेंटिक सोर्स है, कोई भी फर्जी चीज नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी कुछ लोग जैसे कितना भी समझा दो लेकिन कुछ लोग को इसमें लगेगा कि मजाक कर रहे हो, मतलब संतरा महोत्सव और ऑरेंज फेस्टिवल, लेकिन आपके सामने यहाँ पर देख लो, तीसरा एडिशन है ये, नागालैंड में आयोजित किया गया एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल का, ठीक है, कोहिमा में। और संतरा महोत्सव मणिपुर, ध्यान रखिएगा, संतरा, संगाई, ठीक है, सिरुई लिली, ये सब वहां का है, मणिपुर का। अच्छा, कुछ संतरा के प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। विश्व भर में 3% योगदान जो है ये भारत देता है। विश्व भर में जितना भी प्रोडक्शन होता है संतरे का, ऑरेंज का, उसमें शीर्ष उत्पादक देशों में बात करें तो भारत 9वें स्थान पर है। प्रमुख उत्पादक अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा वगैरह पे। ठीक, अगला, हाल ही में आई जानकारी के अनुसार 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत किस स्थान पर है। देखो जैविक खेती की बात आ रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आ रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना हम लोग दुनिया में तीसरे सबसे लार्जेस्ट हैं, ठीक है। पहले पर अर्जेंटीना है, कौन है, अर्जेंटीना। दूसरे पर उरुग्वे है, उरुग्वे। याद आ रहा है ये दोनों देश कहां पर है, ये दोनों देश हैं भैया दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना। अर्जेंटीना ने तो अभी फीफा वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है इस बार का, मेसी वाली टीम, ठीक है। अब तीसरे पर है अपना प्यारा भारत। सोचो, एक तरफ हम लोग अमेरिका, यूरोप और रसिया, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों जो मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी जापान वगैरह में है, उन सबसे टक्कर लेते हैं और अद्भुत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन पर। और एक तरफ हम लोग खेती को में भी देखो झंडा गाड़ रहे हैं, मतलब जहां पर दक्षिण अमेरिकी देश जो देश इसी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं उसमें भी हम लोग अच्छा पोजीशन रख रहे हैं। तो ये समझ लो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। वैसे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर एक और क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो सिक्किम आपको याद होगा, सिक्किम, सिक्किम ये पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य है, पूर्णतः जैविक खेती वाला, जैविक खेती वाला पहला भारतीय राज्य है, पहला भारतीय राज्य है, ठीक है ना, क्लियर। आगे चलिए, तो यहाँ भी सारी चीजें लिखी गई हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, पीवीटी और पीडीएफ आपको दिया ही जाएगा एमजेटी ऐप पर। किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी का निधन हो गया। देखो बालकृष्ण दोषी जी, जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया तब तक वो केवल केवल पद्म भूषण से सम्मानित थे, लेकिन इनके मरणोपरांत 2 दिन बाद आया 25 जनवरी, और 25 जनवरी की संध्या पर आपको पता है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या जिसे कहते हैं, उस दिन अनाउंस होता है पद्म पुरस्कार भी। तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित कर दिया गया, मतलब अनाउंस कर दिया गया कि इनको दिया जाएगा मरणोपरांत। तो जब जीवित थे तब इनको पद्म भूषण मिला था, लेकिन अब इनको मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण भी। तो यहां पर मैं दोनों ऑप्शन लगा दे रहा हूं, लेकिन उपरोक्त सभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इनको पद्मश्री नहीं मिला हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे रिन्यूड आर्किटेक्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी बीवी या बालकृष्ण दोषी जो है इनका निधन हो चुका है, ठीक है। ये थे बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे और इनका निधन हो गया है, पद्म भूषण से सम्मानित थे। इनको अभी रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था, इस वजह से 2022 में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ था। वास्तुकला का दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है रॉयल गोल्ड मेडल, उससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रियजकर पुरस्कार भी इनको मिल चुका था 2018 में, तो इनका निधन हो गया है, क्लियर। तो ये कौन कौन से अवार्ड सम्मानित है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से। अगला, अब देखो ये चीज उनको नहीं पता चलेगा जो लोग पीडीएफ लेंगे, ठीक है, इसीलिए कहता हूं मैं वीडियो भी देखा करो, पीडीएफ भी लिया करो। चलो मैं लिख देता हूं फिलहाल, पद्म विभूषण भी, पद्म विभूषण 2023 मिला है, क्लियर है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में कितने व्यक्तियों को 2023 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई। जैसे मैंने आपको बताया अनाउंस उनका निधन हुआ, उसकी खबर मैंने कवर किया, जस्ट अगले दिन अनाउंस हुआ पद्म पुरस्कार, वो भी कवर करना पड़ा। तो देखो पद्म पुरस्कार में इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित करे गए, पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए 6 व्यक्ति, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए 9 व्यक्ति और पद्मश्री से सम्मानित किए गए
91 व्यक्ति, टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर टोटल पूछा गया है तो इसलिए 106 पर आप लगाएंगे। चलो लिस्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह अनाउंस किया जाता है। ये है 6 व्यक्तियों के नाम जिनको मिला है पद्म विभूषण। लेकिन मैं कहूंगा आप इसको मत ध्यान दो, बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ना एक वीडियो मैंने बना रखी है ट्रिक, वो ट्रिक अगर आप एक बार देख लोगे ना, मैं कहूंगा आप वीडियो देखने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन जाकर के पढ़ लेना। इतनी शानदार ट्रिक है, सबको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। तो आप एक बार वो खोज करके चैनल पर जाओ, देखो एमजेटी एजुकेशन के द्वारा बनाया गया है वो ट्रिक। आप पद्म पुरस्कार की ट्रिक जाकर के एक बार देख लेंगे तो आपको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिस्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका तुरंत तैयार हो जाए एक ही बार में। ठीक है, फिलहाल पद्म विभूषण की बात यहाँ पर कर ही लेते हैं। मुलायम सिंह यादव जी, बालकृष्ण दोषी, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन और दिलीप महालनोबिस और एस एन कृष्णा, इनको पद्म विभूषण मिला है 6 व्यक्तियों को। क्लियर। 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक वीडियो देख लोगे अगर आप तो आप भूलोगे ही नहीं। अगला, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओडीआई विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये सब अनाउंस किया गया क्योंकि साल खत्म हुआ है। तो आईसीसी अवार्ड्स की अपनी घोषणा करता ही रहता है। फिलहाल पुरुषों का जो टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया उसमें एक अवार्ड आया भारत के नाम, सूर्य कुमार यादव जो हैं ये बेस्ट टी20 क्रिकेटर चुने गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आईसीसी का ही ट्वीट है। और विमेंस में अगर बात करें तो ताहलिया मैग्राथ जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, इन्हें चुना गया है विमेंस में। और अगर पूछा जाए आईसीसी विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो रेणुका सिंह को चुना गया है, ये भी अगेन भारतीय हैं। यहाँ पर भी सारी चीजें लिखी गई हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन या कहें वाइजैग रेलवे स्टेशन जिसे कहते हैं, उसे देखो वाइजैग रेलवे स्टेशन गेट्स ग्रीन सर्टिफिकेट, उसे ग्रीन सर्टिफिकेशन मिल गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी जी, अभी नए नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, जिनके नाम पर हम लोग ट्विटर पर बवाल मचाते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वैकेंसी वगैरह दो जल्दी से। आगे, हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेटर ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने? तो वो बन गए हैं मोहम्मद सिराज, ये भी भारतीय हैं, ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर आ गए हैं। चलिए, मैंने अभी आपको टी20 वाला दिखा दिया अवार्ड आईसीसी का, अब इसी के साथ लिंक करके मैं ओडीआई वाला भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, बाबर आजम को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुना जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। क्या कहा जाएगा? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। और अगर कोई महिला जीतती है, यानी मेंस का, विमेंस का अगर कोई जीतता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो उसे कहेंगे राचील हे हुई फ्लिंट ट्रॉफी। क्या कहेंगे? फ्लिंट ट्रॉफी। तो फ्लिंट ट्रॉफी इस बार किसने जीता? नतालिया सेवियर ने, नतालिया सेवियर, इन्होंने जीता हुआ है। अब देखो, इसमें वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है। तो सेकंड पोजीशन पर स्मृति मंधाना रही और यहाँ पर सेकंड पर रहे बेन स्टोक। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला ही विजेता होता है, तो फर्स्ट वाला बाबर आजम में, और इनको याद रखेंगे। ठीक। गूगल ने हाल ही में किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया? तो गूगल ने अनाउंस किया है कि वो भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च करेगा। इसको नाम देगा स्पैरो। क्या नाम देगा? स्पैरो। देखो कुछ इस प्रकार से, स्पैरो मतलब आप जानते हो ना, गौरैया, गौरैया नाम की एक चिड़िया होती है। ठीक है, उसे स्पैरो बोलते हैं। तो उसी नाम से अपना ये लॉन्च करेगा। गूगल की ही कंपनी है डीप माइंड, और डीप माइंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है गूगल की, और इसी के द्वारा ये बनाया जाएगा। किसको रिस्पांस में, या किसको एक प्रकार से कहें कि किसके कंपटीशन में ये लॉन्च कर रहे हैं? तो ये चैट जीपीजी के कंपटीशन में लॉन्च कर रहे हैं। चैट जीपीजी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। ओपन एआई ने एक जबरदस्त तरीके का एक बनाया प्लेटफॉर्म, एक चैटबॉट बनाया। ये चैटबॉट ना कमाल का है। मतलब आपको अगर मूवी की स्क्रिप्ट चाहिए तो आप बता दो किरदार के नाम, फटाक से मूवी बन करके आ जाएगी, लिख करके स्टोरी आ जाएगी। गाना चाहिए, गाना बता दो। म्यूजिक लिरिक्स चाहिए, लिरिक्स आ जाएगा। आपको स्टोरी चाहिए, ब्लॉग चाहिए, आपको मेल लिखना है, कुछ भी इसको बोलो, ये करके देगा। ठीक है, चैट जीपीटी बहुत जबरदस्त है ये, और ये पूरा का पूरा दुनिया एकदम चेंज करने वाला है। तो डीप माइंड के जो सीईओ हैं हेमिस हसलबीस, इन्होंने बताया है हम जो बनाएंगे ना वो इससे बढ़िया होगा, इसमें से और फीचर आएंगे, देखना होगा क्या होता है। अगला, नोरो वायरस का संक्रमण किस राज्य में सबसे पहली बार पाया गया? तो भारत में नोरो वायरस के केसेस आने शुरू हो चुके हैं, केरल में इसका मामला पाया गया है। नोरो वायरस एक नया तरीके का वायरस है।
कोविड-19 जब आया था, कोविड-19 का भी पहला केस केरल में ही मिला था। निपाह वायरस केरल में मिला था। निपाह वायरस, ये वायरसेस के नाम है, याद रखिएगा। तो नोरो वायरस जो है ये एर्नाकुलम जिले में देखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? तो इन्होंने 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। लेकिन इन 412 में से आपको 412 के नाम नहीं याद रखने हैं। इनमें आपको नाम याद रखना है कीर्ति चक्र विजेताओं को। ये 6 कीर्ति चक्र विजेता चुने गए हैं। कीर्ति चक्र जो होता है ये अशोक चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है और शौर्य चक्र तीसरा होता है। यानी अशोक चक्र पहला, कीर्ति चक्र दूसरा, शौर्य चक्र तीसरा। ये शांति के लिए, ठीक है ना, शांति के लिए याद होगा। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होंगे तो आपको पूरा अच्छे से बताया गया होगा कि शांति के लिए और वीरता युद्ध के लिए कौन कौन से अवार्ड होते हैं, किस प्रकार का सीरियल होता है। यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिटेल वाली होती हैं तो उसको यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है। कीर्ति चक्र विजेताओं को यहाँ पर आप देख लोगे, ये कीर्ति चक्र के विजेता हैं। 4 इसमें मरणोपरांत पाए हुए हैं, 2 जीवंत पाए हुए हैं, ठीक है, ये इसको याद रखना है। ये भी सेम 25 जनवरी को ही अनाउंस किया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। निम्न में से किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डोबी हॉकले मेडल देने की शुरुआत की? तो ये शुरुआत किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड अब महिला क्रिकेटर्स को देगा डोबी हॉकले मेडल, ठीक है, अपने यहाँ के महिला क्रिकेटर्स को। और पुरुष क्रिकेटर को क्या देगा? पुरुष क्रिकेटर को सर रिचर्ड हेडली मेडल देगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और, ये वही न्यूजीलैंड क्रिकेट है जिसने सबसे पहले पुरुष क्रिकेटर्स और महिला क्रिकेटर्स की सैलरी इक्वल की थी। और दूसरा देश कौन बना था? अपना प्यारा भारत, जिसने महिला और पुरुष क्रिकेटर्स की सैलरी एक की थी, ठीक है। मतलब कि एक ही कैटेगरी की अगर पुरुष महिला खिलाड़ी हैं तो उनको सेम सैलरी मिलेगी, अंतर नहीं रहता। हॉकली जो है 2013 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई थी, चौथी महिला थी और न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी थी। आगे, हाल ही में किस देश ने भारत को 100 से ज्यादा चीते देने का वादा किया? तो दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका से डील की है कि वो 100 से ज्यादा चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले या कहीं कुछ महीनों पहले 17 सितंबर को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था 2022 में, तो उन्होंने 8 चीते भारत को सौंपे थे। तो ये 8 चीते कहां पर रखे गए? कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है जी? मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है। 8 चीते ये लाए गए कहां से? नमीबिया से। और अब कहां से लाए जाएंगे? साउथ अफ्रीका से। तो इसी साल फरवरी में 12 लाएंगे जाएंगे, फरवरी में 12 लाए जाएंगे और उसके बाद 12-12 करके 8-10 साल में पूरा 100 पूरा किया जाएगा। देख पाओगे टाइम्स नाउ का आर्टिकल, साइन साउथ अफ्रीका इंडिया साइन एग्रीमेंट टू इंट्रोड्यूस 100 मोर चीताज ओवर नेक्स्ट डिकेड, यानी कि अगले 10 सालों में ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय एजेंसी जून या जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों इसरो जो है ना, ये जून या जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर देगा, ऐसा कहा है इसरो के चेयरमैन ने। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ जी। उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि पहला मिशन होगा भारत का जो सन को स्टडी करने के लिए जाएगा। ये जून जुलाई 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इसका नाम आदित्य L1 लिखा गया है क्योंकि आदित्य का मतलब होता है सूर्य, आदित्य सूर्य की पर्यायवाची होती है। तो ये है एक सौर्य मिशन जो कि सूर्य की जो बाहरी परत है जिसे कोरोना कहा जाता है उसका स्टडी करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सौर्य मिशन हुआ। भारत चंद्रयान मिशन भी करने जा रहा है। चंद्रयान 3 अपना लॉन्च करेगा जिससे चंद्र मिशन होगा, चंद्रमा पर ये मिशन होगा। भारत समुद्रयान मिशन भी करेगा, समुद्रयान भी लॉन्च करेगा और इसके तहत समुद्र को स्टडी किया जाएगा, डीप ओशियन में जाकर के स्टडी किया जाएगा, ठीक है, समुद्र की गहराई में जाकर। और एक भारत शुक्र मिशन भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है, तो भारत शुक्र मिशन भी जल्द ही लॉन्च करेगा 24-25 तक, ठीक है। तो ये कुछ आने वाले अपकमिंग इसके मिशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है गगनयान। गगनयान के तहत क्या होगा? गगनयान के तहत गगन में भेजेगा यान, ठीक है। चलो अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसको अनाउंस किया है कनाडा ने। कनाडा ने कहा है कि दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग का ये व्यवसायीकरण करेगा, यानी कि इसको कॉमर्शियलाइज करेगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, कनाडा टू कॉमर्शियलाइज वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। इसको दोस्तों ये एक कंपनी है जनाडू क्वांटम टेक्नोलॉजीज इंक, इसको क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने में मदद मिलेगी इससे, और $40 मिलियन का कनाडाई डॉलर का ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसके लिए। और इसके लिए कनाडा ने अपनी नेशनल क्वांटम पॉलिसी लॉन्च की हुई है। कनाडा के अगर बारे में बात करें तो इसकी राजधानी होती है ओटावा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो और यहाँ की करेंसी होती है कनाडाई डॉलर। आगे बढ़ते हैं, शेयर बाजार में T+1 निपटान प्रणाली लागू करने वाला दूसरा देश कौन बना?
तो दोस्तों दूसरा देश बन गया है भारत। भारत में ये T+1 निपटान प्रणाली अब पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। पूरी तरीका नहीं कहेंगे, हाँ लागू होना शुरू हो चुकी है, कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। पहला देश चाइना बना था, ध्यान रखिएगा, पहला देश चाइना बना था T+1 निपटान प्रणाली लागू करने वाला। ये T+1 सेटलमेंट साइकिल है क्या, इसको समझ लो पहले। देखो जब भी आप शेयर मार्केट में जब भी ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उस डीमैट अकाउंट में जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो वो जब लॉक हो जाता है तो वो डीमैट अकाउंट पहुंचने में पहले 2 दिन लगते थे, उससे पहले 3 दिन लगा करते थे, और अब लगेंगे 1 दिन। अब समझ में आ गया ना, T+1, T+2, T+3 ये क्या है। तो अब भारत में एक ही दिन में डीमैट अकाउंट में आपका खरीदा गया शेयर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये करने वाला भारत दूसरा देश है। NSE और BSE में धीरे धीरे करके सब जगह पर ये लागू हो जाएगा, सभी स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता। तो मिक्स डबल्स का खिताब जीता है दोस्तों लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटोस ने। देखो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों इस बार फाइनल मैच जो था ना वो रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा से था, और खास बात यह है कि सानिया मिर्जा का ये आखिरी ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, आखिरी ग्रैंड स्लैम था, फाइनल ये हार गई, जीत नहीं पाई। फाइनल जीता लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटोस ने। सानिया मिर्जा इसके बाद संन्यास की घोषणा कर दी है, तो वो फरवरी में संन्यास ले लेंगी। आगे तो यहां पर आप देख पाओगे, वैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में अभी बने रहो वीडियो में, अभी आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। वैसे इस पर मैंने डिटेल एक वीडियो भी दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को फाइनल में हराया है लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने, और इसी के साथ नोवाक जोकोविच के भी हो गए 22 ग्रैंड स्लैम। 22 ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल के भी हैं, और दोनों सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ठीक है, जो भी अब आगे कोई एक जीतेगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्होंने जीत लिया है अपना 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन। ध्यान रखिएगा 10 बार तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, और टोटल 22 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन वैसे साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, इसके बाद दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन होता है, फिर तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है US ओपन। बिल्कुल इसी सीरियल में खेले जाते हैं हर साल। पहला जो होता है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी के मैदान खेला जाता है, और विंबलडन ओपन ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और वहीं US ओपन भी रबर कोर्ट पर खेला जाता है। महिला एकल के बारे में अगर बात करें विमेन सिंगल का, तो विमेन सिंगल जीता है अरीना सबालेंका ने, बेलारूस की हैं, इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम था। और वहीं इन्होंने आयाना रायबकैना को हराया है जो कि कजाकिस्तान की हैं। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश को सिंधु नदी जल समझौता संधि में संशोधन करने के लिए नोटिस भेजा है। तो भारत ने भेजा है पाकिस्तान को नोटिस कि भैया आ जाओ 90 दिन के अंदर अंदर और बैठ करके समझौता कर लो, एक बार फिर से कुछ संशोधन करना है सिंधु नदी जल संधि में। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था वैसे 1960 में, तो ये जो 1960 में हुआ था समझौता, इसमें करना है कुछ संशोधन, कुछ चेंजेस करने हैं। इसके लिए 90 दिन के अंदर अंदर प्रेजेंट होने के लिए नोटिस भेजा है भारत ने। देखो एक्चुअली में बात यह है कि 5 नदियां थी पंजाब में, और ये 5 नदियों में अगर सिंधु नदी को भी ऐड कर लिया जाए तो 6 हो जाती हैं। तो इनमें ये सिंधु नदी जल समझौता के तहत हुआ ये कि 3 नदी का पानी पाकिस्तान में जाएगा, 3 नदी का पानी भारत में आएगा, लेकिन इसमें 5 नदियां जो हैं, इनफैक्ट अगर 6 को भी देखा जाए तो सिंधु नदी भी कश्मीर से ही होकर जाती है, तो ये सभी नदियां जो है भारत से होकर जाती हैं। तो अभी तक भारत उदारता दिखा रहा था और अपनी नदियों का पानी जो है ये पाकिस्तान की तरफ अच्छे से जाने दे रहा था बिना किसी शर्त पर। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज आता नहीं है, तो यहाँ पर भारत ने भी कह दिया कि देखो अब बहुत हो गया, अब हमको भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, या तो तुम आकर के बैठकर यहाँ पर कुछ डील करो, कुछ साइन करो, और या फिर आपको यहाँ पर पानी से वंचित रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था जब वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को US वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल पद से नामित किया गया है। तो देखो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं राजाचारी। राजाचारी चर्चे में भी थे 2021 में। ठीक है, जब ये गए थे अंतरिक्ष स्टेशन पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हुए थे, तो कवर भी किया था मैंने इस वीडियो को। तो इनको अभी US में एयरफोर्स का ब्रिगेडियर जनरल पद दिया गया है, एक समझ लो कि एक सम्मान दिया गया है इस पद को दे करके। तो राजाचारी जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं यही हैं, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी हैं। ठीक है,
और इनके प्रति बहुत ज्यादा आपको खुश भी नहीं होना है, मतलब ये इसरो के लिए काम कर सकते थे, नासा के लिए जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिलहाल नासा के बारे में अगर बात करें तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 58 में हुई थी, 1958 में बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य नवाचार आयोग का गठन किया? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी राज्य नवाचार आयोग का गठन करने की घोषणा की है, यानी स्टेट इनोवेशन कमीशन यह स्थापित करेंगे। ये दिख रहे हैं भूपेश बघेल जी, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है, वहां के सीएम हैं। इसके अलावा इन्होंने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता भी देने की घोषणा की है। साथ ही साथ राशन कार्ड धारकों को 1 साल तक चावल मुफ्त में देने की घोषणा की हुई है। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगला, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 का भी महिला T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ और इसको जीत लिया है दोस्तों भारत ने। भारत, देखो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था ना, पहली बार जब पुरुषों वाला हुआ था 2007 में, उसको भी भारत ने ही जीता था, यानी भारत ही पहली बार विजेता बना था और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं जीता हुआ है। फिलहाल T20 वर्ल्ड कप 2023 जो महिलाओं वाला पहली बार शुरू हुआ अंडर 19 का, इसको भी भारतीय टीम ने ही जीता है और इस बार टीम की कप्तान थी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा आपको पता होगा नेशनल टीम में भी खेलती हैं ये, ठीक है, महिलाओं की, लेकिन चूंकि अभी इनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है तो अंडर 19 में भी ये खेल ली हैं और चैंपियन बना दी हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ, इंग्लैंड में, इंग्लैंड उपविजेता रहा था, ठीक। आगे देखते हैं, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये भारत में ही आयोजित किया गया था, भारत के उड़ीसा राज्य में आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो इसको जीत लिया है जर्मनी ने। जर्मनी की टीम ने बेल्जियम को हरा करके जीत लिया है खिताब। बेल्जियम वैसे पिछली बार की विजेता थी, लेकिन इस बार फाइनल हार गई। जर्मनी इस बार जीत ली है, पेनाल्टी शूट आउट में इसको हरा दी है। भुवनेश्वर और राउरकेला जैसे 2 शहरों में यह आयोजित किया गया। राउरकेला में एक स्टेडियम भी बनाया गया है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो देखो 13 जनवरी से 29 जनवरी तक ये आयोजित हुआ, 15वां इसका संस्करण था। बेल्जियम चैंपियन बना, ठीक। अभी अंडर 17 का महिला फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं के लिए, अंडर 17 का, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको स्पेन ने जीता, ये फुटबॉल का था, ठीक, और यहाँ ये हॉकी का है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रखा? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन स्थित था उसका नाम बदल दिया है, अब नाम उसका होगा अमृत उद्यान। क्या नाम होगा? अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन का नाम बदला गया है, कुछ इस प्रकार से आप देखोगे, मुगल गार्डन यहां पर था, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के सामने, कुछ इस प्रकार से इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। इस मुगल गार्डन के बारे में अगर इतिहास जानना चाहो आप, तो 1917 में इसको एडविन लुटियंस ने बनवाया था। तब वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था अपना ये राष्ट्रपति भवन, उसके सामने इन्होंने बनाया था अपनी बीवी को खुश करने के लिए। हालांकि इनकी जो बीवी है ये इसको लाइक नहीं की थी, इनको पसंद नहीं आया था, फिर भी ये बन तो गया ही है। अब देखो ये मुगल गार्डन है तो इसको लेकर के लोगों में कंफ्यूजन रहती है कोई मुगल बादशाह बनवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मुगल बादशाह नहीं बनवाया था कोई। इसका आर्किटेक्ट जो है वो मुगल काल के आर्किटेक्ट से मिलता जुलता है, मुगल काल के जो पार्क हुआ करते थे उनसे मिलता जुलता था, इसलिए इसको मुगल गार्डन नाम दिया गया था, ठीक। 1928-29 तक प्लॉटिंग का काम इसका किया गया था। यहां भी वही सारी डिटेल हैं। फिलहाल मुगल गार्डन अब जाना जाएगा अमृत उद्यान के नाम से। आगे बढ़ते हैं, कुछ पुराने नाम हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं, जिनका नाम अभी चेंज किया गया है। अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है दिल्ली अहमदाबाद संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम चौरी चौरा कर दिया गया है। देवरिया जिले के तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। महाराष्ट्र के दौलताबाद किले को देवगिरी किला कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह में पहला स्थान प्राप्त किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखो लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है उसमें झांकियां निकलती हैं राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की, सेनाओं की। तो इस बार दोस्तों उत्तराखंड की झांकी ने जीत लिया है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। पिछली 2 बार से उत्तर प्रदेश की झांकी जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड की झांकी जीती है। तो उत्तराखंड की झांकी कुछ इस प्रकार से थी, इसने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। किस थीम पर थी ये? तो ये मानस खंड थीम पर आधारित थी, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। मानस खंड स्कंद पुराण में इसके बारे में वर्णन मिलता है, तो इस पर बेस्ड इन्होंने झांकी निकाली थी उत्तराखंड वालों ने और जीत कर ले गए पुरस्कार। क्लियर? तो दोस्तों देखो ये तो हो गए क्वेश्चन समाप्त जनवरी 2023 के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं समय पर आपको वीडियो दिया हूं तो आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस बार और यहां से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करना जरूरी है।
और साथ ही साथ इसकी क्विज भी सॉल्व करना उतना ही जरूरी है। वैसे क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है, वो भी आप किसी भी साल के पिछले 3 से 4 साल का अगर आप लेना चाहते हो जाकर के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो जाओ एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करो, फ्री वीडियो, फ्री क्विज, फ्री पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त करो यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। हमारी ई बुक्स वगैरह अगर लेना चाहते हो तो स्टैटिक जीके की ई बुक आई है, इसको आप ले सकते हो, और जनवरी से दिसंबर तक की ई बुक है, इसको ले सकते हो, मंथली वाइज ई बुक ले सकते हो। सभी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी अलग अलग, तो जो भी सुटेबल लगे उनको आप परचेज कर लेना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।